हम लोग किसके बारे में देखेंगे? कॉन्केविटी के बारे में। अब कॉन्केविटी दो तरीके की होती है, या तो कॉन्केव अपवर्ड होता है या फिर कॉन्केव डाउनवर्ड। अब कॉन्केव अपवर्ड में क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। कॉन्केव अपवर्ड में जो आपका डबल डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कॉन्केव डाउनवर्ड में आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कॉन्केव डाउनवर्ड होता है। एक कॉन्केव अपवर्ड होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड। अच्छा, कॉन्केव अपवर्ड कब होता है? किसकी वैल्यू पॉजिटिव है? सेकेंड डेरिवेटिव की, मतलब सेकेंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो कॉन्केव अपवर्ड, और नेगेटिव आ जाए तो कॉन्केव डाउनवर्ड। ऐसा क्यों होता है? कुछ रीजन पता है, लॉजिक पता है? कुछ इसके पीछे लॉजिक है बेटा? लॉजिक नहीं पता तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ। ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अच्छा, इस जगह पर हम लोग ये देखें तो ये कौन सी कॉन्केविटी है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड। कैसे पता चला? कि इस तरीके से कॉन्केव डाउनवर्ड है। अच्छा, कॉन्केव डाउनवर्ड में यदि हम लोग देखें तो कॉन्केव डाउनवर्ड में जैसे एक ये पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, इस जगह पर एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इस वाले पर कई सारे पॉइंट ले, ठीक है। अब जैसे इस पॉइंट पर हम लोग देखें, टेंजेंट का स्लोप देखें, किसका स्लोप देखें? टेंजेंट का। तो टेंजेंट पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस जगह पर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करें, और इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करें। ये कुछ टेंजेंट्स आपके बन गए। अच्छा, इस वाले पॉइंट पर ये जो आपका टेंजेंट है, इसके स्लोप, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है बी, सी, डी और ई, इनके स्लोप में क्या रिलेशन है? ए बी का स्लोप पॉजिटिव होगा। आपने बोला कि सर ए पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, बी पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? एक्यूट एंगल बना रहा है या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके ऊपर जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है। इस प्लेस पर, इस प्लेस पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस प्लेस पर इस प्लेस पर स्लोप आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और इस प्लेस पर भी स्लोप नेगेटिव। अब एक काम करते हैं, सभी जगह एम एम लिख दिया, सभी जगह तो स्लोप इक्वल नहीं होगा, अलग अलग स्लोप होगा। इस जगह पर स्लोप हमने m1 ले लिया, इस जगह पर m2, इस जगह पर 4 और इस जगह पर m5। एक कॉन्केव डाउनवर्ड लिया, उसके ऊपर कई सारे पॉइंट्स ले लिए। अब उन पे हर पॉइंट पर हमने स्लोप देखा है। इस जगह पर ये जो पॉइंट्स हैं इन पे स्लोप पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर स्लोप जीरो है, इन पॉइंट्स पर स्लोप नेगेटिव है। अच्छा, इनमें यदि हम लोग देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? m1, m2, m3, m4 और m5 में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे बड़ी वैल्यू m2 होगी, पक्का? सोच लो। जैसे देखो, ये m1 पर टेंजेंट आपको दिख रही है, m1 पर ये जो टेंजेंट है इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसने एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा वन स्लो एंगल बनाया। इस m2 पर जो टेंजेंट है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा टू एंगल बनाया, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, थीटा वन और थीटा टू में कौन सा एंगल बड़ा है? थीटा वन एंगल बड़ा है। थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ठीक है। और ये भी पता है कि ये जो एंगल थीटा वन और थीटा टू है वो 90 से छोटा है और जीरो से बड़ा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? पॉजिटिव और इंक्रीजिंग टाइप का भी होता है। वैसे एंगल बढ़ाते रहो, टेन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यदि हम लोग टेन ले ले बोथ साइड, बोथ साइड टेन ले ले, टेन थीटा वन और इधर भी टेन ले लिया, टेन थीटा टू, तो टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है जीरो से पाई बाय टू के बीच में। तो हमारा यहाँ पर टेन थीटा वन की वैल्यू टेन थीटा टू से बड़ी होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन लेने पर इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेन थीटा वन को हम लोग क्या बोलेंगे?
और टेन थीटा टू को हम लोग क्या बोलेंगे, m2। तो m1 इज ग्रेटर देन m2। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। इसका मतलब ये जो m1 पॉइंट पर स्लोप है वो बड़ा है किससे, m2 से। अब सुनना, m1 पॉइंट पर स्लोप बड़ा है m2 से, और m2 वाला भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो m2 वाला 100% किससे बड़ा होगा, m3 से, क्योंकि m3 पर स्लोप 0 है। और m3 वाला किससे बड़ा होगा, m4 से, और m4 वाला किससे बड़ा होगा, m5 से। सीक्वेंस है, मतलब एक तरीके से a पॉइंट पर स्लोप सबसे ज्यादा है, आगे बढ़े स्लोप कम 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 होता चला गया। पहले पॉजिटिव स्लोप था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव होने लगा। तो यदि हम लोग देखें तो कॉनकेव डाउनवर्ड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू घटती जाती, डिक्रीज होता जाता है। स्लोप क्या होता जाता है, स्लोप आपका डिक्रीज होता चला जाता है, स्लोप आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप का मतलब होता है dy अपॉन dx। ये तो स्लोप का मतलब होता है, ये m होता है स्लोप का मतलब। और ये dy अपॉन dx घटता चला जा रहा है। जैसे इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि मैं बोलूं यार बेटा जो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है, इस डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा, जैसे dx अपॉन dt ऐसे लिखा होता है, ठीक है। dx अपॉन dt इज वेलोसिटी, बोलते हैं कि नहीं। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये तो होता है। तो हम लोग एक तरीके से एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम। तो रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर हम लोग देखें ये किसका रेट है, ये एक्चुअल में स्लोप का रेट है। किसका रेट है, स्लोप का रेट है। तो रेट ऑफ स्लोप किसका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में स्लोप का रेट ऑफ चेंज है। अच्छा, स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालना, तो हम लोग देखें ये तो कहीं भी मान लें, जैसे ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल वाली वैल्यू छोटी है स्लोप की और इनिशियल वाली बड़ी है। तो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो जो रेट स्लोप का चेंज है वो ऊपर कैसा, नेगेटिव, और नीचे देखोगे एक्स का चेंज देखना, तो एक्स इधर आओगे तो बड़ा होगा, उधर छोटा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो रेट आया वो कैसा आया, नेगेटिव आया। मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव। या फिर आप थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हो, अच्छा ये इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और अपॉन में ये तो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक तरीके से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, सेम चीज को, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये स्लोप, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, इसका चेंज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पॉजिटिव, डीवाई अपॉन डीएक्स का जो चेंज है वो नेगेटिव, डीवाई अपॉन डीएक्स का चेंज नेगेटिव है, और डीएक्स का चेंज कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो एक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्स जब बढ़ेगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो एक्स का चेंज पॉजिटिव आएगा। लेकिन आगे बढ़ोगे तो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो नेगेटिव, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव। तो डी वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं है। तो इतना पहले नोट कर लो।
नोट हो गया। अच्छा तो ये तो किसका हो गया, कॉनकेव डाउन, किसका, कॉनकेव डाउनवर्ड का। ठीक है, अब इसमें कॉनकेव अपवर्ड का भी ग्राफ आएगा, तो कॉनकेव अपवर्ड में थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, हमने देखा क्या ये कॉनकेव अपवर्ड कर्व है। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड कर्व है। अब इस पर भी कुछ पॉइंट्स लेते हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, इस जगह पर हम लोगों ने डी पॉइंट ले लिया, इस जगह पर हम लोगों ने ई पॉइंट ले लिया। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इन पर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। ए पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, बी पॉइंट पर हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, सी पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट को ड्रॉ किया, डी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और ई पॉइंट पर टेंजेंट। ए पॉइंट पर जो टेंजेंट हो उसका स्लोप m1 है, बी पॉइंट पर जो टेंजेंट हो उसका स्लोप m2 है, सी पॉइंट पर जो टेंजेंट हो उसका स्लोप m3 और डी पॉइंट पर जो स्लोप है उसका स्लोप m4 है और ई पॉइंट पर जो टेंजेंट उसका स्लोप m5। ठीक है, अच्छा m1 और m2 की वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियस से नेगेटिव आएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से भी बड़ा एंगल बनाएगा तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो m1 आपका लेस देन 0 हो गया, m2 भी आपका लेस देन 0 हो गया और m3 क्या होगा, इक्वल टू 0 क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस जगह पर m4 कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग कर्व है। m4 भी कैसा हो, m5 भी कैसा होगा, पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें यदि हम लोग सीक्वेंस देखें कि किसकी वैल्यू सबसे बड़ी और किसकी वैल्यू सबसे छोटी, जैसे हम लोग इसमें कंपैरिजन करें m1 m2 m3 m4 और m5। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, m5। कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ी वैल्यू है, हम लोग यदि m4 वाले पे हम लोग टेंजेंट को देखें, उसने थीटा 4 एंगल बनाया ऐसा मान लेते हैं, और m5 वाले जो पर जो टेंजेंट उसने x एक्सिस के साथ थीटा 5 एंगल बनाया ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एंगल बड़ा है, थीटा 4 की थीटा 5, थीटा 5 इज ग्रेटर देन थीटा 4। अच्छा अभी हम लोग क्या करें, बोथ साइड tan ले लें। क्यों tan क्यों लेंगे, क्योंकि स्लोप की बात करने वाले हैं, तो ये बोथ साइड हम लोग tan ले ले तो tan थीटा 5। ठीक है, और इधर भी ले लिया tan थीटा 4। अच्छा tan तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। tan थीटा 5 इज मींस स्लोप ऑफ फिफ्थ टेंजेंट एंड tan थीटा 4 का मतलब स्लोप ऑफ फोर्थ टेंजेंट, मींस स्लोप ऑफ फिफ्थ टेंजेंट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फोर्थ टेंजेंट। मींस सबसे छोटा स्लोप किसका होगा, m1 का, फिर m2 की वैल्यू उससे बड़ी होगी, m3 उससे बड़ा होगा, m4 उससे बड़ा होगा और सबसे बड़ा कौन होगा, m5। तो यहाँ पर हम लोग देखें जब अपना ये कॉनकेव अपवर्ड कर्व होता है तो स्लोप इंक्रीज करता जाता है। जैसे जैसे हम x इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्लोप क्या करता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग और कह सकते हैं, x इंक्रीज करने पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है, जबकि इसके पहले वाले में हम लोग देखें तो इस वाले में क्या था, x को इंक्रीज करने पर आपका स्लोप क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें आगे चलते हैं हम। अच्छा x को इंक्रीज करने पर स्लोप इंक्रीज कर गया तो डबल डेरिवेटिव की बात करें, डी स्क्वायर वाई अपॉन सॉरी डी वाई डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो डीवाई अपॉन डीएक्स है, डीवाई अपॉन डीएक्स की बात करें वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसका चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आ गया, पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव। यदि डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाए एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो आपका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड। अच्छा दो छोटे से एग्जांपल लेते हैं ना। एक फंक्शन जैसे हमने लिया e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ आता है, रफ स्केच। e की पावर x का जो ग्राफ होता है बेटा वो e की पावर x का कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है, ये कर्व होता है। अच्छा जैसे हम आपसे कहें कि एक और दूसरा फंक्शन लेते हैं log x बेस e का, log x बेस e वाला ग्राफ बताओ बेटा कैसे आ रहा है, डिक्रीज करता हुआ कि इंक्रीज करता हुआ। जो log x बेस e का ग्राफ होता है वो इंक्रीज करता हुआ होता है नीचे से ऊपर,
ऐसा होता है, ये log x बेस e का ग्राफ होता है। अब इसमें एक चीज बताओ, इस वाले में कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड? कॉनकेव अपवर्ड। अच्छा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बचा, e की पावर x, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने तो वो भी कितना आया, e की पावर x हमेशा कैसी वैल्यू देता है, एक्सपोनेंशियल। कैसी वैल्यू देता है e? एक्सपोनेंशियल जो रिजल्ट देता है, कुछ भी x रखो, कैसी पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव? पक्का पॉजिटिव देता है। तो डबल डेरिवेटिव कैसा, पॉजिटिव, इसलिए इसमें कॉनकेव अपवर्ड। जैसे इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करके देखें तो एफ डैश एक्स निकालते हम लोग, तो एफ डैश एक्स कितना निकल के आएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और डबल डैश निकाले हम लोग, तो डबल डैश निकालेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें बहुत ध्यान से ये देखो बेटा, ये वाली क्वांटिटी कैसी, नेगेटिव है क्या? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, आगे लगा माइनस, तो ये नेगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव आपका कैसा हो गया, नेगेटिव, इसलिए इसमें कैसा कॉनकेव डाउनवर्ड। तो जिन फंक्शंस में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उनमें कॉनकेव अपवर्ड होता है, और जिनमें डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उनमें कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड करके हेडिंग डाल। ओके बेटा, चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक्चुअल में जो कॉन्केविटी पर बेस्ड अपने यहाँ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अपने कंपटीशन वो इनइक्वालिटी बेस्ड आते हैं। अब तो हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन कॉन्केविटी, है ना? तो इनइक्वालिटी based on concavity, कॉन्केविटी पर बेस्ड इनइक्वालिटी। अब दो कैसे क्या इनइक्वालिटी को ट्रीट करेंगे हम लोग। जैसे लेट अस कंसीडर, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। एक हम लोगों ने कॉन्केव कैसा लिया, कॉन्केव अपवर्ड कर्व है या डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व लिया। अब इसके ऊपर दो पॉइंट्स लेते, एक पॉइंट हम लोगों ने ए माना और एक पॉइंट हम लोगों ने कौन सा मान लिया, बी मान लिया। ठीक है। ए पॉइंट को हम लोगों ने माना x1 कॉमा, अब ये फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स है। तो ये जब x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x, यदि ए पॉइंट पर x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स1 हो जाएगी। ठीक है, एफ एक्स1 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बी पॉइंट को देखें, x कोऑर्डिनेट x2 है तो y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ x2 हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हो गए इस कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व पर। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ए और बी को। अच्छा, इन ए और बी का हम लोग मिड पॉइंट निकालने वाले, क्या निकालने वाले, मिड पॉइंट निकालने वाले। तो माना कि ये इसका मिड पॉइंट है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी के जस्ट इसके सामने ही हो, कहीं पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बी यहाँ ले लिया या यहाँ ले लिया, तो वो उसी हिसाब से मिड पॉइंट आपका वेरी कर जाएगा। मिड पॉइंट को हम लोगों ने ये एम मान लिया। ठीक है। अच्छा, क्या ये मिड पॉइंट आप बता सकते हो कितना होगा, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू
बाय 2, ये आपका m पॉइंट। अच्छा, इस m पॉइंट से हमने एक इस एक्सिस पर, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, क्या कर दिया, परपेंडिकुलर। तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो क्या ये बनेगा, ठीक है। मान लेते ये पॉइंट कुछ भी n हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, n हो गया, और इस जगह पर ये वाला पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं लेट अस कंसीडर c पॉइंट हो गया, ऐसा पॉइंट हो गया, c पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट हो सकता था, हमने c पॉइंट मान लिया। अच्छा, यदि m पॉइंट पता है, क्या c पॉइंट निकाल सकते हैं? एक पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताओ, जब ये x एक्सिस है, इसके जस्ट सामने x की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, जितना x कोऑर्डिनेट m का है उतना ही c का होगा, तो c का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 प्लस x2 बाय 2। यदि किसी भी कर्व पर x कोऑर्डिनेट पता है तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x की जगह हम लोग रख देंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें एक चीज ये ऑब्जर्व करके बताओ, यदि हम लोग इसमें दो लेंथ ले ले, एक हम लोग सी एन लेंथ ले ले और एक हम लोग इसमें एम एन लेंथ ले ले, एक कौन सी लेंथ थी, सी एन, दूसरी कौन सी, एम एन लेंथ। तो सी एन और एम एन लेंथ में कौन बड़ा है, सी एन और एम एन लेंथ में कौन बड़ा, सी एन, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं, वो तो देखने पे ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये लेंथ बड़ी, तो सी एन लेंथ होगी कितनी, ये बता दो। तो जितना ऊपर बढ़ते जाओगे उतना वाई कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा, तो सी एन लेंथ कितना होगा, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। अरे बोलो बेटा, पक्का 100%। तो सी एन लेंथ कितना होगा, एफ ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2, एंड दिस इज ग्रेटर देन, एम एन लेंथ कितनी होगी, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बाय 2। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि ये ए और बी पॉइंट सेम पॉइंट करते हैं, तो ये हाइट सी एन और एम एन हाइट बराबर हो जाएगी, मतलब ये लेंथ क्या हो जाएंगी, इक्वल। लेकिन ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x1 बराबर x2 होगा। तो इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब x1 बराबर x2 होगा, इसके अलावा इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। हमने इक्वल किस केस में लगाया है, इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, व्हेन x1 इक्वल टू x2, मतलब a और b पॉइंट सेम हो जाए, तो a और b पॉइंट यहाँ यहीं पर हो जाएंगे, तो हाइट सी एन जितनी होगी उतनी ही एम एन हाइट रह जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट भी वही हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ से एक इनइक्वालिटी आपको बन के मिल रही है, इस कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व से क्या मिल रही है, f ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू अपॉन टू। अच्छा, इसी चीज में मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, इस चीज में हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखें। हमने बोला कि एक पॉइंट और ले लेते हैं, इस पे एक पॉइंट और हम लोगों ने लिया, और लेट अस कंसीडर वो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ये कुछ डी पॉइंट इस जगह पर, कैसा ले लिया, डी पॉइंट, और हम लोगों ने इस m और d को ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, m और d को ज्वाइन किया। अच्छा, यहाँ पर जो d पॉइंट हम लोगों ने लिया, तो मान लेते हैं ये x3 पॉइंट है, कौन सा है, x3, तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, f ऑफ x3 पॉइंट हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब m पॉइंट हमें पता है, वी नो दैट, इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देना, वी नो दैट m पॉइंट कितना है बेटा, m point is x1 plus x2 by 2 comma fx1 plus fx2 by 2। ये कौन सा पॉइंट हो गया, m पॉइंट। ठीक है, अच्छा सिमिलरली हम लोग देखें, हमें एक और पॉइंट पता है, d पॉइंट क्या है, x3 कॉमा f ऑफ x3। अब इस md लाइन पर, इस md लाइन पर एक और पॉइंट निकालने वाले हैं, और वो जो पॉइंट निकालने वाले हैं
तो एक्चुअल में हम लोग मान लेते हैं कुछ ई पॉइंट है और ये ई पॉइंट एम और डी को 1:2 में डिवाइड कर, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, ऐसा मान लिया हमने। तो हमने इसके ऊपर एक कौन सा पॉइंट लिया, एक ई पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर एम डी के ऊपर, और जैसे ही ई पॉइंट हम लोगों ने लिया तो ई पॉइंट लेते ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस ई ने एमडी को किस रेशियो में डिवाइड किया, ये अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि 2 रेशियो में डिवाइड किया। क्या ई पॉइंट निकाला जा सकता है, कैसे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, x1 प्लस x2, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x3, और अपॉन में इन रेशियोज का सम 1 प्लस 2 करोगे कितना आएगा, ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 का इससे करोगे तो f ऑफ x3, और अपॉन में इन रेशियोज का सम करोगे कितना आएगा, 3। दिस इज ई पॉइंट, ये ई पॉइंट हो गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से ये जो ई पॉइंट अपना आया था, ठीक है, इस ई पॉइंट पर हमने एक अगेन ई पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और ये हमने माना कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला उस ई पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो एक यहाँ पर टी पॉइंट मिल गया, कौन सा पॉइंट मिल गया, टी, ये पी पॉइंट है। अच्छा, एक चीज ये बताओ, ये ईपी और टीपी में कौन बड़ा है, टीपी और ईपी में आपका टीपी बड़ा है, क्लियर है। अच्छा, टीपी की लेंथ कितनी होगी, पहले तो टी पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए टी पॉइंट। अब टी पॉइंट कैसे निकालोगे, वी नो दैट टी पॉइंट के सामने टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना ई का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट कितना बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये जो t का x कोऑर्डिनेट पता चल गया और t पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व, तो कर्व में रख देंगे, तो जैसे यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो y मिल जाएगा, y कितना मिलेगा, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहां से हम बोले कि बेटा टीपी लेंथ बताओ, तो टीपी लेंथ का मतलब इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, एंड दिस इज ग्रेटर देन ईपी लेंथ। ईपी लेंथ आपकी कितनी होगी, ईपी लेंथ को यदि हम लोग देखें तो ई का y कोऑर्डिनेट कितना था, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 बाई 3। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें से एक और इनइक्वालिटी आपके पास निकल के आ गई, और यदि इन दोनों फॉर्मेट से हम लोग देखें तो यहाँ पर f ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या क्या आया था, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाय 2। बिल्कुल सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी आया, वहां पर 2 पॉइंट थे x1 और x2, यहाँ पर कितने हैं, 3। तो f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल कब होगा, जब आपका कौन से पॉइंट ए बी सी तीनों पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाएंगे तो वहां हाइट बराबर हो जाएगी, ठीक है। इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब x1 x2 x3 तीनों क्या हो, सेम हो, क्लियर है। तो यहां पर हम लोग देखें तो f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाय 3, लेकिन किस कर्व में, कॉनकेव डाउनवर्ड वाले कर्व में हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा जनरलाइज करते हैं, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश एक्सन, ऐसे एन पॉइंट्स भी तो लिए जा सकते थे, अभी तो 3 ही पॉइंट लिए, ऐसे तो एन लेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, तो प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एन पॉइंट्स लिए जा सकते थे, अपॉन एन ऐसा लिख दे, एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस डैश 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 कहां तक, एफ ऑफ xn अपॉन n। क्या ये इनइक्वालिटी समझ में आई। तो बट ये जो इनइक्वालिटी है f के अंदर x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn बाय n, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn अपॉन n। दिस इनइक्वालिटी इज होल्ड ओनली फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये केवल कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व के लिए है और किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो कॉनकेव अपवर्ड होता तो इसमें ये हाइट का मामला चेंज हो जाता है, ये जो सी एन और ई एन हाइट का रहता तो वो थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है, ठीक। अभी उसको भी डिस्कस करते हैं, पहले इतना नोट कर लो। तो
ये इनइक्वालिटी पढ़ी थी आपने? पढ़ी थी? गुड। हो गया? चलिए, अभी सेम इनइक्वालिटी हम लोग देखते हैं। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इन अभी कॉन्क्यो डाउनवर्ड के लिए था, अब किसके लिए आएगा? कॉन्क्यो अपवर्ड के लिए। कॉन्क्यो अपवर्ड कर कॉन्क्यो अपवर्ड के लिए चीजों को देखने वाले। तो कॉन्क्यो अपवर्ड वाले में डिराइव करने की जरूरत है क्या? डायरेक्ट लिख दे, क्या आएगा रिजल्ट बताओ? कॉन्क्यो डाउनवर्ड वाले में क्या रिजल्ट है? एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश अप टू xn अपॉन n। दिस इज लेस देन और इक्वल टू fx1 प्लस fx2 प्लस डैश 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 अप टू fxn बाई n। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है किसमें? कॉन्क्यो अपवर्ड कर्व में। ठीक है, लेकिन ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वल साइन जब x1 x2 xn सारे के सारे इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज याद रखनी। कभी कभी ये बड़ा हो जाता है किसी फंक्शन में छोटा है, तो बड़ा कब हो जाता है? जब कॉन्क्यो डाउनवर्ड में हाइट बड़ी हो जाती है और कॉन्क्यो अपवर्ड वाले में हाइट छोटी। तो एक्चुअल में हाइट होती है, ये वाई एफ करके लिखा है, ऐसे याद रखना। एफ का मतलब वाई, वो हाइट। ठीक है, कॉन्क्यो डाउनवर्ड वाले में हाइट बड़ी, कॉन्क्यो अपवर्ड वाले में हाइट छोटी। तो हाइट मतलब एफ वाला, सिंगल एफ वाला। इधर तो कई सारे ये उससे मतलब। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया आपका, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट, कितना टाइम कितना इसको करा देते, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है फाइंड फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालिए। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो जो इनइक्वालिटी अभी पढ़ी है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। लग तो ट्रिग्नोमेट्री का रहा है, किसका लग रहा है? लेकिन इनइक्वालिटी अप्लाई करने की कोशिश करो। यही इस ट्रिग्नोमेट्री मतलब इनइक्वालिटी की खूबसूरती है कि कैसे इसको हम लोग उसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सोच सकते हो आप, मैंने हिंट दे दी कि उसमें इनइक्वालिटी यूज हो रही है। अच्छा, इसमें फंक्शन कौन सा दिख रहा है?
तो यूज हो रहा बार बार फंक्शन कौन सा, 10x, 10x यूज हो रहा है। ओके, अच्छा 10x कैसा फंक्शन होता है, एक्चुअल में जो ये एंगल है इस पे ए बी सी आएंगे और ये एंगल 0 से 90 के बीच में होंगे, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो 0 से 90 के बीच में एंगल होंगे, तो 0 से 90 के बीच में हम लोग देखें तो tan का जो ग्राफ होता है 0 से 90 के बीच में वो ऐसा होता है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। tan का ग्राफ ऐसे इस तरीके से ऐसे जाता है, बट 0 से π/2 के बीच में यही tan का ग्राफ होगा। अब ये कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड है, तो ये कॉनकेव कॉनकेव अपवर्ड कर्व है, तो कॉनकेव अपवर्ड वाले में हाइट छोटी होती है ना। कॉनकेव अपवर्ड वाले में हम लोग देखें तो ये इनइक्वालिटी यूज होती है, एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश अप टू xn, और अपॉन में क्या लिखते हैं n, एंड दिस इज लेस देन क्या लिखना पड़ता है, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस डैश डैश अप टू fxn, और अपॉन में कितना हो जाता है, n हो जाता है। बट यहाँ पर एक्चुअल देखें तो तीन ही इनपुट मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे ए बी सी, तो इसके ऊपर ऐसे 3 पॉइंट्स मान लीजिए, एक कोई ए पॉइंट मान लीजिए, एक ये बी और एक ये सी, ऐसे 3 पॉइंट्स मान लीजिए, है ना, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। इस फंक्शन पर भाई ए रखोगे तो tan a बनेगा, बी पुट करोगे तो tan b बनेगा, और सी पुट करोगे तो tan c बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए, ये a कॉमा tan a हो गया, ये b कॉमा tan b हो गया, ये c कॉमा tan c। तो इन ए बी सी को ज्वाइन करने पर आप देखो एक ट्रायंगल भी बन रहा है, एक्यूट एंगल, ये ऐसा मान लो ये ट्रायंगल बन गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा मान के चलते हैं, एक्यूट एंगल, ये तो लग रहा है 90 से बड़ा है बट है नहीं, ऐसा मान लेते हैं हम, अपना फिगर जैसा बन गया वैसा लेके चल रहे हैं, वैसे एबीसी उसी हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। तो अपने पास 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन से, ए बी और सी, कितने इनपुट्स हैं, 3/3, एंड कॉनकेव अपवर्ड वाले में हाइट कम होती है, मतलब लेस देन और इक्वल टू, इक्वल कब होगा, जब एबीसी तीनों इक्वल हो जाए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी अपॉन टी, ये बात समझ में आई। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल में कितना होता है, 180/3, 60, 60 का मतलब π/3, ये एफ π/3 लिखा है। अच्छा tan a का मतलब क्या है, सॉरी एफ ए का मतलब क्या है, एफ ए का मतलब x की जगह a रखो तो क्या आ जाएगा, tan a, tan a आगे क्या बनेगा, tan b आगे क्या बनेगा, tan c, ये बात समझ में आ रही है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, c, क्या ये बात समझ में आ गई सबको। अच्छा यहाँ पर ये क्या बना, tan 60 की वैल्यू √3, तो ये √3 वैल्यू हो गई, तो ये √3 है, और ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर साइड क्या बचेगा आपका, tan b प्लस tan c, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू √3। तो हम लोग देखें जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, या तो 3√3 होगी या इससे बड़ी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ गई, है ना, या तो इसके बराबर होगा ये क्वांटिटी या इससे बड़ा, तो सबसे छोटी वैल्यू तो यही है। क्या पूछा गया था, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। बोलो कितना तगड़ा क्वेश्चन था, कोई समझ सकता था, कहां से कहां सॉल्व हो गया, एक लाइन का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पे जाता ही है। लेकिन अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे tan a प्लस tan b प्लस tan c, या cos a प्लस cos b प्लस cos c, या sec a प्लस sec b प्लस sec c, ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है, क्लियर? इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे? अब आपको इसका रेंज बताना है, ठीक है? इसका साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू किसी के होगी या ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिमिलरली सेक ए, सेक बी और सेक सी, ठीक है? यही सेम क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है, क्लास में ही करेंगे, है ना? ये करके आना, अपने मन से सोच के आना है कि देखना कुछ गलत सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, बट इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, हम लोग इतने ही रखें, इसके बाद दूसरी बेटा मेरी क्लास भी होती है ना, ठीक है?